नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 21 जुलाई की शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है। आपके दो सवाल बहुत अच्छे थे, किसमें? 21 की S1 में और 21 की S2 में। ठीक है, उनको नोट डाउन करके कहीं लिख लेना। बाकी आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आप लोग पढ़ते रहिए, पेपर का टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। राहुल की मासिक आय 1,50,000 है। इसमें से 1500 की बचत करता है, उसकी बचत का परसेंटेज क्या होगा? देखो, इसमें जीरो से कोई मतलब नहीं होता। ऑप्शन एक बार देखा करो, सभी अलग हैं। 15 से 15 तो कट ही जाना है, यानी कि आंसर 1 आए, 10 आए, 100 आए, हमें एक से मतलब होना चाहिए। अगला सवाल, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। 9 दी गई संख्याओं में सबसे छोटी 3 संख्याओं का एवरेज क्या होगा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे बीच वाली है ये, इसका एवरेज था 24। 24 से पहले 22, 22 से पहले कौन सी रही होगी? 20, 20 से पहले कौन सी रही होगी? 18, 18 से पहले 16, तो इनका एवरेज क्या होगा? 18। बस। अगला सवाल, प्रतिशत के संदर्भ में ऋषि ने नेहा से कितने अधिक पृष्ठ पढ़े? नेहा कहाँ पर है? ये है। और किससे? ऋषि से। ऋषि कहाँ भाई? ये है 60। कितने अधिक पेज पढ़े? देखो 10 अधिक पढ़े हैं, यानी कि बटे क्या हो गया? 50, गुणे हो गया 100, 50 दूनी 100 यानी कि 20%। अगला सवाल, एक खुदरा विक्रेता इस्तेमाल किया हुआ लैपटॉप 22,500 में खरीदता है, जिसकी मरम्मत पर 1500 खर्च करता है। वह लैपटॉप 30,000 में बेच देता है। खुदरा विक्रेता को हुआ परसेंटेज लाभ बताना है। देखो, 22,500 में खरीदा, 1500 और लगा दिए उसने, यानी कि उसने खर्च कर लिए 24,000। बेचा किसमें? 30,000 में। 3 जीरो चले गए, यानी 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, यानी 2 रुपए का प्रॉफिट लिया। 2/18 यानी 2 गुणे 12.5% हो गया, यानी कि 2 पंजे 10, यानी कि 25% का प्रॉफिट लिया। अगला सवाल, एक दुकानदार वस्तुओं के मूल्य में 12% की वृद्धि करता है और फिर वह 12% की छूट देता है। उसका लाभ या हानि बताना। देखो, 12% की वृद्धि करता है, फिर 12% की छूट दे दी, यानी 12 गुणे 12 हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, यानी 12 बारी में 144, 1.44% की लॉस होगा, क्योंकि माइनस में आ रहा है। अगला सवाल, किसी छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करने होते हैं। यदि उसने 345 अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो उस परीक्षा के कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखो, टोटल अंक 100 थे, 60% अगर मिल जाते उत्तीर्ण हो जाता, यानी 60 नंबर मिलने पर उत्तीर्ण हो रहा था। तो क्या कह रहा? 345 मिले और 15 से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि 60 की वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि 0 हो गया। 5 4 1 5 1 6 हो गया, यानी कि 60 की वैल्यू है 360। हमें निकालनी है 100 की वैल्यू। ये कै गुना हो रहा है? 6 गुना हो रहा है। इसका भी 6 गुना कर दें, 600 आंसर। अगला सवाल, 60 फीट लंबे, 30 फीट चौड़े और 20 फीट ऊंचे हॉल में फिट हो सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई कितनी? विकर्ण निकालना था, यानी डी बराबर 6 36, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, जीरो को हटा दो। देखो, ऑप्शन में भी हम जीरो सब में दिया गया, तो कोई मतलब नहीं है। तो देखो, 9 4 13 हो गया, 13 जोड़ दो, 6 3 9, 3 1 4, यानी कि आंसर क्या आ गया? 7। जीरो हमने सबसे हटा ही दिया था। अगला सवाल बिल्कुल सरल है, सिंपल करके हमें बताना है और कुछ नहीं। इसमें 7 चौक कितना हो गया? 28 हो गया। 3 चौकू 12 हो गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 25 बटे यहाँ आ गया 16। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले ऑफ को 12 3 36 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 8 से 8 चला गया, यानी कि 1 - 1/2, यानी 2 से 1 गया, 1/2 यहाँ बचा, यानी कि इधर प्लस 5/12 प्लस का 5/, और बचा कितना? प्लस का 1/2। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये ब्रैकेट में अंदर था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साथ कर लो ना। सभी प्लस में बचे हैं ना, तो एलसीएम लेंगे इनका, तो कितना हो गया? 16 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 16 गुणे 3 गुणे 7। तो यहाँ कितना हो गया? 7 या 21 हो जाएगा। पहले गुणा करके देख लो, क्योंकि नीचे हमने देखा ना, तो ऑप्शन में सभी में अलग अलग है। अलग अलग है तो फायदा ले लो। 16 3 48 गुणे 7 हो गया, 7 अट्ठे 56, इसे यहाँ से लगा 5, 7 चौक 28 और 5 33 हो गया, यानी 336 वाला आंसर हो गया। अगला सवाल, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जाते हुए 3 घंटे में 21 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यह धारा की दिशा में जाते हुए 5 घंटे में 55 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। धारा की चाल क्या होगी? देखो, सिंपल सवाल है।
ए माइनस बी कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 की चाल पूछी गई है तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को घटा दो, 11 से 7 गया 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 9 की पूछी जाती दोनों को जोड़ देते, 11×7 = 18/9, 2 हो जाता, दोनों में 18 आ जाता। अगला सवाल, एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी आर और एस दोनों बराबर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। वृत्त का व्यास कितना होगा? देखो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h+r, और वृत्त का क्या होता है, πr², यानी पाई से तो पाई चला गया, तो 2 × 14 × 28 हो। यहाँ लिख सकते हैं इसको क्या, 14 × 2, दोनों का रूट ले लो, तो यहाँ कितना आ गया, 14 बार आ जाएगा, यहाँ 2 बार आ जाएगा, इसका भी रूट ले लिया तो r बार आ गया, यानी 14 दूनी 28। अब क्या पूछा था, व्यास 28 दूनी 56। अगला सवाल, 10 मीटर 54 सेंटीमीटर और 11 मीटर 56 सेंटीमीटर लंबाई के दो तारों को प्रत्येक x सेंटीमीटर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है, जहां x एक पूर्णांक है, x का अधिकतम मान ज्ञात। देखो सेंटीमीटर में निकालना, इसको भी चेंज कर लो। 10 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000, 100 का गुणा करना पड़ेगा, 1000 सेंटीमीटर, यानी 54 जोड़ दो तो 1054 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से इसमें करेंगे तो 1156 सेंटीमीटर हो गया। एक्स अधिकतम है यानी कि एचसीएफ निकालना है, इनका डिफरेंस कर लो, 6 से 4 गया 2 और 5 से 5 गया 0, 102 आ गया। इसको क्या ले सकते हैं, 17 छक्का 102, 17 का डिविजिबिलिटी चेक कर लो, 42 28 56, यानी 17 दूनी 34। अगर नहीं ऐसा करना चाहते हो, जैसे निकालते हो ना वैसे निकाल लो, 1156 में डिवाइड करके आपका एचसीएफ आ जाएगा। इसी तरीके से निकालते होगे ना, डिवाइड करते चले जाते होगे जब तक पूरा कट ना जाता हो। अगला सवाल, ए बी सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी के साथ को साथ मिलाकर काम करने में 9,000 मिलते हैं, तो उपरोक्त राशि में सी का हिस्सा कितना है? बिल्कुल सिंपल और वेरी सिंपल सवाल है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 10 हो गया, और बी ए प्लस बी हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, यानी टोटल 6 है, यानी 9,000 है, वो 6 की वैल्यू है। और ए बी की कितनी है, 5 है, तो सी की कितनी होगी, केवल 1 होगी, क्योंकि टोटल 6 थी, 1 का गुणा कर दो, यानी कि 6 कम 6, 6 पंजे 30, 1500 आंसर। अगला सवाल, 12 संख्याओं का औसत 15 है, पहली 4 संख्या का औसत 13 है, शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो 12 का कितना है, 15 है, पहली 4 का कितना है, 13 है, बची कितनी, 8, 8 संख्याओं का कितना होगा? अब देखो सबका एवरेज 15 था, अब ये तो कम हो गया, अब इस कम वाले को पूर्ति कौन करेगा, ये 8 वाला करेगा। कितना कम हो रहा है, 15 से 2 कम हो रहा है, यानी कि 2 गुणे 4, 4 दूनी 8 कम हो रहा है, यानी कि उसे 15 तो लाना ही पड़ेगा, ये 8 की भरपाई और करनी पड़ेगी, यानी टोटल 8 लोग आएंगे तो एक लोग कितना लाएगा, 1 लाएगा, यानी कि 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16। बाकी गुणा भाग करके आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला सवाल, एक आदमी अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरी कर सकता है, यात्रा की आधा दूरी इतने में और इतने में, तो यात्रा की कुल दूरी कुछ नहीं है। स्पीड में रेशियो देखो 10 और 20, टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा, 20 और 10, टोटल टाइम कितना हो गया, 30, 30 की वैल्यू है 6 घंटे। हमें निकालना क्या है, टोटल दूरी, यानी कि यहाँ से निकालेंगे आधी दूरी आ जाएगी, यानी 200 की वैल्यू निकालनी है, 6 पंजे 30 हो जाएगा, लिख लो पूरा, 6 पंजे 30, 5 चौके 20, ये आधी दूरी आ गई। इसका 2 गुना कर दें, क्योंकि इसने भी तो आधी चली है, तो 4 दूनी 8, 80 किलोमीटर। अगला सवाल, यदि P बराबर इतना दिया, Q बराबर इतना दिया, तो 2P और 3Q और 4R ज्ञात कीजिए। देखो रेशियो बराबर करने के लिए आप लोग कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन P/Q बराबर कितना है, 5/6, तो 2P/3Q बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 3 है, 2/3 गुणे 5/6, यानी 2 3 6 हो जाएगा, यानी 5/9 आना चाहिए, किसका, इसकी वैल्यू। तो 5 9 देखो किस में है, इसमें है, नहीं है, 5 9 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, आंसर हो गया। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 7,000 की राशि 4 वर्षों बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, 12 वर्ष बाद वह राशि कितनी गुनी हो जाएगी? तो देखो सिंपल सी बात है, वो देखो 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई, कितने सालों में, 4 सालों, अगले 4 सालों में फिर से वो 1 से 3 गुनी हो जाएगी, फिर कह रहा है फिर अगले 4 सालों में फिर से 1 से 3 गुनी हो जाएगी। जब इनका एक रेशियो बराबर करेंगे तो 1 का क्यूब
और 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 1 की क्यूब मतलब 1, 3 का क्यूब मतलब 27। इसका मतलब हो गया ये होगी 7000। ठीक है, 7000 गुना हो रहा है, इसका भी 7000 गुना कर दो, तो सत्तू सत्तू 49 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 18 हो गया, 189000 आंसर आ गया। अगला सवाल, वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक राशि 20 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताइए। देखो स्वयं की 5 गुनी हो गई, ब्याज कितना मिला, 4 रुपए मिला, कितने सालों में, 20 सालों में, एक साल में कितना मिला होगा, 1/5, 1/5 ब्याज मिला होगा, तो गुणे कितना परसेंटेज हो गया, 5 दूनी 10। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो ब्याज हो गया 4 रुपए, मूलधन तुमने कितना मान लिया, 1 रुपए, टाइम कितना है 20, आर हमें निकालना है, बटे हो गया 100, 20 पंजे 100 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि आर बराबर आ गया 20%। ठीक है, जैसे मनो वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल, 8 और 32 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 8 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी, 9, 32 के पहले विषम संख्या 31, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग कर दो, यानी कि 40/2, आंसर कितना आ गया 20। अगला सवाल, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। देखो सिंपल सी बात कह रहा है, सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो तुम्हारा मार्क प्राइस कितना है, 125। कह रहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो विक्रय मूल्य कितना है, 100। तो यहाँ 20 पंजे 100 हो गया, 20 सॉरी 25 चौकू 100 करो, 25 पंजे 125 हो गया, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। तो देखो सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए, यानी कि रेशियो बराबर कर लो, 6 चौक 24 हो, 6 पंजे 30 हो गया, ये 5 चौकू 20 हो गया, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, क्या पूछा गया, अंकित मूल्य, तो 10 एक्स्ट्रा हो गया, 10/20 गुणे 100, 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि 50%। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr। अब यहां से देखो, जब रेडियस 7 होती है तो वृत्त का एरिया क्या होता है, 154। अब रेडियस होगी 7/2, तो एरिया क्या हो जाएगा, 154/4। देखो πr² तुम्हारा वृत्त का एरिया दिया था, यानी 3 × 154/4 हो गया। ठीक है, गुणा कर दो, 3 चौकू 12 हो गया, 15 3 45, 1 46 हो गया, बटे 4 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, फिर बचा कुछ नहीं, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल, कॉलेज ने शिक्षण सामग्री की खरीद के लिए प्रत्येक वर्ग में प्रति छात्र 300 देने का निर्णय किया, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन वर्ग की कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखो सिंपल सवाल है, पहले तो छात्रों की संख्या पता होना चाहिए। देखो दी गई है 5000, यानी कि 5000 वैल्यू किसकी है, पूरे 100%। हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो 20 की वैल्यू निकालनी, यानी कि 100 से ये चला गया, 5 दूनी 10, यानी 2 जीरो आ गई, गुणे कर दो 300 का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 में 5 जीरो, यानी कि 3 लाख। अगला सवाल, देखो सिंप्लीफाई करके हमें ए का मान निकालना है, तो 3416 कितना हो गया, 50, माइनस का ये हो जाएगा, 5 8 40, 8 से 3 गया 5, यानी 5 बराबर हो गया 15, यानी 50 से 15 गया 35, बराबर 5 हो गया, 5 7 35 आंसर। अगला सवाल, हिंदी में 40 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या तथा अंग्रेजी में 20 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात कितना होगा। तो देखो हिंदी में 40 वाले कितने हैं, 40 और उससे ऊपर 80 हैं। ठीक है, अब देखो 20 और उससे ऊपर कितने, 180, तो जीरो से जीरो चला गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 में 18, 4:9। अगला सवाल, दो संख्या 3:5 के अनुपात में यदि इन दोनों संख्याओं में से 4 घटा दिया जाए तो नई संख्या 4:7 के अनुपात में दोनों मूल संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3:5 पहले था, बाद में हो गया 4:7, दोनों संख्याओं से 4 घटाएगा, यानी डिफरेंस सेम आना चाहिए, इसमें 1 का है और इसमें 2 में, तो क्या करेंगे, रेशियो बराबर, 3 से 5 गया 2, 7 से 4 गया 3, यानी कि 3 का गुणा इसमें कर दो, 2 का गुणा इसमें कर दो, 3 त्रिका 9 और 5 3 15 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 7 दूनी 14। देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है, 4, तो छोटी संख्या 9 की वैल्यू। अगला सवाल,
कविता किसी कार्य को अकेले 12 घंटे में पूरा कर सकती है, जबकि कोमल अकेले उसी कार्य को 18 घंटे में पूरा कर सकती है। कविता पहले 4 घंटे अकेले काम करती है और चली जाती है। उसके बाद कोमल आती है और बाकी कार्य पूरा। कोमल ने शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया? कविता जी थी 12 घंटे में। कोमल, किसी को याद तो नहीं आ रही है? याद नहीं आनी चाहिए। 36 हो गया टोटल, 12 3 36, 18 36 हो गया। 4 घंटे करती कविता पहले, 4 घंटे अकेले, यानी 4 3 12। 36 से 12 काम हो गया, 6 से हो गया 4, 3 से। तो देखो आप कौन करेगा? कोमल। कोमल करेगी, 2 से भाग कर दे, 12 घंटे कंप्लीट। अगला सवाल देखो, 21 जुलाई की शिफ्ट 3 कंप्लीट होगी, यानी 21 तारीख के सभी पेपर हो गए। अब देखो क्या होता है, जिस तरीके से पेपर सॉल्व किया जाता है ना, पेपर जब वहाँ सॉल्व करते हैं ना, तो डाउट रहता है कि बार बार हम पूरा करके देखते हैं। डाउट इसलिए रहता है क्योंकि उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे हम यूनिट डिजिट पे काम करते हैं, ऑप्शन में देखा कि 6 मिल गया तो आंसर मार दिया, ठीक है। या फिर हमें पता है कि 11 की डिविजिबिलिटी चेक करके उसे आंसर मार सकते हैं, या 3 का चेक करके, या 9 की चेक करके। बहुत से तरीके होते हैं जिससे क्या होता है, शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है पेपर में, हमें क्या मतलब सभी को लगता है, चाहे कोई टॉपर हो चाहे कोई भी हो, सबको लगता है कि कहीं गलत तो नहीं, पूरा गुणा करके देख लें, ऐसा तो नहीं 2 नंबर हमारे चले जाए। वो इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होती। अगर आप घर पे बैठ के 200 या 250 मॉक दे के जा रहे हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर दे के जा रहे हैं इसी ट्रिक से, तो ये सब चीज़ें चेक करके, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो दिक्कत किस बात की हो? अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब वहाँ आप ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे, किसी भी तरीके से आप पूरा सवाल लगाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, अगर प्रैक्टिस करनी है ना, तो जिस तरीके से आप यहाँ सोच रहे हैं ना, उसी तरीके से पेपर में सोचेंगे। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं शॉर्ट तरीके से, तो वहाँ पर शॉर्ट तरीका अपने आप याद आ जाएगा। और समझ लो, जैसे नया क्वेश्चन आया है वहाँ पर, उसमें आप शॉर्ट तरीका लगा ही नहीं सकते। आप एक चीज़ समझो, जिस पे आप पूरे साल प्रैक्टिस करते रहे शॉर्ट तरीका लगाने की, उसका तो ढंग से तो कर नहीं पाते पेपर में, ठीक है। तो फिर जो नया पेपर, नया सवाल आया है, उसमें कैसे कर लोगे? तो वो ये सब चीज़ें ट्रिकें आती हैं जब घर पे आ जाते हैं, रूम पे तो आ जाते हैं आपके बहुत सारी क्लासेस आती हैं, उसमें नई नई ट्रिक बताई जाती है। वो प्रैक्टिस करने से पहले नहीं हो सकता है भाई। अगर उस पर आपने प्रैक्टिस की है तो वहाँ लगा पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बहुत ज्ञान की बातें हो गई। अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।